हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज के अपने इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आई होप अभी तक जितना पढ़ा है आपने कवर कर लिया होगा और ये चित्रकला का पार्ट 3 है। दैट मीन्स 2 पार्ट्स चित्रकला के मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो वो नहीं पढ़े हैं तो पहले उनको पढ़ लीजिए, फिर आके यहाँ पर इस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि तभी समझ पाएंगे ये चित्रकला का लास्ट स्टेज है। इसके बाद हमारा 1 लेक्चर 2 लेक्चर और बचेंगे। इसके बाद हम सीधे मेंस आंसर राइटिंग पर जंप करने वाले हैं और हमारा आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मई एंड तक हमारा पूरा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी भी वही है ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बनाते जाइए साथ में। यहाँ पर चित्रकला पार्ट 3 की आज हम यहाँ बात करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इनको लेकर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, फेसबुक पर कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शिल्पी वर्मा 22, जिस पर आपको मेरे PDF सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने PDF नहीं मिले हैं वो मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएंगे। वैसे तो उस चैनल पर पड़े हुए ही हैं। अगर कोई PDF पे डिले हुआ तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। आइए अब हम यहाँ पर और चित्रकलाओं की बात करेंगे। कल तक हमने देखा सल्तनत के समय की चित्रकला को देखा, मुगलों के समय की चित्रकला को देखा। उससे पहले हमने प्राचीन समय में हड़प्पा कालीन में, प्रागैतिहासिक काल में हमने चित्रकला को देखा। तो ये सब चीजों को हमने कवर किया था। अब हम यहाँ पर राजपूत चित्रकला की बात करें, डायनेस्टी वाइज हम देखते हैं क्या क्या बदलाव आए हैं उस समय में। तो इस समय के जो प्रमुख शासक है उनके द्वारा, कलाकारों के द्वारा, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने उस समय चित्रकला को सपोर्ट दिया वो संरक्षण भी देंगे उस चीज को, कहीं ना कहीं उसको अपने जो है अपने अंडर में बनवाना शुरू किया। तो ये जो चित्रकला थी पूरी तरह से हिंदू परंपराओं पर आधार पर बनाकर ही चित्रकारी की गई थी। जैसे मुगलों के समय पे हमने, सल्तनत समय पे भी देखा, मुगलों के समय पे देखा हमने कि मिक्स करके कुछ फारसी, कुछ अरबी, विदेशी प्रभाव भी आपको चित्रकला में देखने को मिले थे। लेकिन पूरी तरह से शुद्ध रूप से आपकी हिंदू या फिर भारतीय चित्रकला पर बेस्ड इसको बनाया गया है। ये मुगल शैली के समकालीन थी। जब मुगल काल की जो चित्रकला जिस समय पे चल रही थी उस समय पे, उसी समय टाइम पीरियड की भी राजपूत चित्रकला थी। तभी आपने कल जब पढ़ाया था मैंने, तो उसमें बताया था कि मुगलों के समय पे उन्होंने राजपूती शैली को भी थोड़ा सा ग्रहण किया था। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने भी जो है मुगलों की थोड़ी शैली को जो है ग्रहण किया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसके पिक्चर्स देखिए दिए गए हैं आपके राजपूत शैली के, किस प्रकार से यहाँ पर पूरा जो जीवन की जीवनचर्या है उसको पूरा जो दैनिक जीवनचर्या है उसको पूरा यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण और राधा की तत्वों को यहाँ पर जो है एलिमेंट्स को बताया गया है। मालवा चित्रकला ये कहाँ पर विकसित हुई? तो इस 17वीं शताब्दी में ये विकसित हुई थी। मुख्य रूप से मालवा और बुंदेलखंड में ये चित्रकला केंद्रित रही है। तो कहाँ पर जो व्याख्या, मतलब कि कहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस रही है, किस समय काल की बात कर रहा है, विकास कब इसका हुआ, ये 2-3 चीजें याद रखनी होंगी आपको। जैसे इसे मध्य चित्रकला, भारतीय चित्रकला के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आपका मध्य प्रदेश वाला एरिया है ना, उसकी बात भी कर रहा है। तो इसका नाम भी मध्य भारतीय चित्रकला के रूप में इसको रख दिया गया। जैसे आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर इसके प्रमाण मिले, जैसे रसिक प्रिया की एक श्रृंखला, ठीक है, अमृत शतक की आप देखेंगे यहाँ पर उसकी एक श्रृंखला है, रागमाला की एक श्रृंखला मालवा शैली में निष्पादित की गई है। तो ये अलग अलग श्रृंखलाओं के द्वारा में भी इस चित्रकला का जो है वर्णन वहां पर किया गया, इस चित्रकला को वहां बनाया गया, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिख रहा है। इसके बाद बहुत फेमस बनी ठनी, ये कई बार आपसे यूपीएससी में भी पूछा गया है और स्टेट एग्जाम्स में भी आपसे ये जो है स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो वनडे एग्जाम्स में भी ऐसे बड़ी ठड़ी के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो 18वीं शताब्दी में राजस्थान के किशनगढ़ में इस चित्रकला को विकसित किया गया। तो वहां के लोगों ने इसको संरक्षण दिया, वहां के शासक ने इसे संरक्षण दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्रृंगारिक चित्रों का आधार बनाकर इसे निर्मित किया गया। तो इसमें विशेष तौर पर देखेंगे राधा और कृष्ण के विषयों को ही बेस बनाया गया है। मतलब जो स्टोरी बेस बनाने का, अब चित्रकला के पीछे की जो कहानी है उसका जो बेस लिया जाता है वो उसमें श्री कृष्ण और राधा के आधार पर उसको बनाया जाता है। ठीक है, अब चित्रकला में क्या है, कोई भाषा का तो उपयोग किया नहीं जाता है, कोई एक स्टोरी डेवलप करने के लिए कोई एक बेस चाहिए होता है। तो राधा कृष्ण को मद्देनजर रखते हुए उनके जो रासलीला है या कृष्ण की जो अटकलियां हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर श्रृंगार चित्रों, तो ये जो रस है वो किस रस के अंतर्गत आता है? श्रृंगार रस, प्रेम जो है वो श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस शैली के प्रमुख कलाकार कौन से? निहाल चंद है, अमीर चंद है, भवानी दास, सीताराम और छोटू हैं। तो ये नाम चाहे तो आप याद रख सकते हैं इसको। यहाँ पर ये बनी ठड़ी की एक पिक्चर है, ये राधा कृष्ण की मूर्ति को इस प्रकार से दर्शाया गया है, श्रृंगार किया गया है उनका, इस तरह से अलंकरण किया गया है उनके साथ, उनके जो है गहनों को। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए बनी ठड़ी का ये पिक्चर बहुत क्लियर है।
तो इन सभी कलाकारों, निहाल चंद ने प्रमुख कलाकार थे, इन्होंने बड़ी ठड़ी को चित्रित किया और उसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। ये पूछा गया कई बार प्रश्न है। राजस्थान का तो फेमस है ही पीसीएस का, वैसे भी पूछा जाता है कि बड़ी ठड़ी किसको मोनालिसा कहा जाता है, तो बड़ी ठड़ी को। इसके पीछे की कहानी है, यहाँ ध्यान दीजिए। महाराजा सावंत सिंह जो है, इन्होंने निहाल चंद को यहाँ पर संरक्षण दिया था, इन्होंने इस प्रकार की मूर्ति बनाई थी। कहा जाता है जो महाराजा सावंत सिंह थे, उनकी जो सौतेली माँ थी, उनकी सेविका थी, शायद गायिका थी ये जो बनी ठड़ी जो चित्रित किया गया है, जिनको मोनालिसा कहा था, तो उनसे उनको प्रेम हो गया था, इनको राजा सावंत सिंह को। तो उनके कहने पर ही निहाल चंद ने इनकी मूर्ति को इस तरह से चित्रकारी को बनाया था। शायद उनकी पिक्चरें किंवदंतियां भी है, सत्य भी हो सकता है ये। तो ये चीजें हैं। प्रेमी प्रेमिका की मनोदशा को प्रतीकात्मक रूप में चित्रण करने के लिए लता वृक्ष को भी चित्रित किया गया है। तो श्री कृष्ण की जो पिक्चर है यहाँ पर, राधा कृष्ण, उसमें लताओं को, पताओं को और प्रकृति को भी मद्देनजर रखते हुए उसको चित्रित किया गया। देखिए, चित्रकला में प्रकृति का चित्रण किए बिना कोई भी चित्रकला थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है, क्योंकि वो पूर्ण कर देती है उसको। ठीक है, अब इसके बाद मेवाड़, अब मेवाड़ चलेंगे तो राजस्थान में इसका भी जो है जन्म हुआ और राजाओं के द्वारा संरक्षित किया गया। इसमें जैन व गुजरात की चित्रकलाओं का समन्वय देखने को मिलता है। कृष्ण और गोपियों की लीलाओं के में श्रृंगार रस के चित्र अधिक बल दिया गया। तो कृष्ण और गोपियों की जो रास लीला है उसको यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया है। ये जो पर्वत, इन्होंने गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, इसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो उन्होंने उंगली पर उठाया था, तो उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बाद में इस चित्रकला में राजाओं के जीवन और उनके व्यक्तिगत दरबारी जीवन का भी चित्रण किया। कुछ पिक्चर्स ऐसे मिलते हैं जिसमें दिखाया गया कि नाक को नुकीला बनाया गया है, आंख उनकी बड़ी बड़ी बनाई गई है। उस समय काल के जीवन को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया और किन किन चीजों का बेस लिया गया है, तो इस तरह के पिक्चर्स को बनाया गया। प्रारंभिक चरण में साहिबदीन इस चित्रकला के प्रमुख कलाकार हुआ करते थे। ठीक है, अभी ये भी श्रृंगार रस के चित्र पर अधिक बल देता है। अच्छा, आप देखेंगे जैसे आप गोवर्धन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर आपको वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसका प्रभाव पूरी तरह से राजस्थानी लोगों पर वहां पर देखने को मिलेगा आपको। तो वहां की चित्रकला में कृष्ण और राधा के बिना तो मुझे लगता है कोई भी पिक्चर्स उनकी अधूरी होंगी, तो वो आपको निरंतर आगे भी देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, बूंदी चित्रकला ये देखेंगे, कोटा राजस्थान के आसपास फेमस है और इसका प्रारंभिक उदाहरण जो है वो भैरवी रागनी में देखने को मिलता है। ये चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में जो है संग्रहित रखी गई है। ठीक है, भगवत पुराण की एक सचित्र पांडुलिपि को कोटा संग्रहालय में रखा गया है। रसिक प्रिया की श्रृंखला को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। अब बूंदी शैली इसके प्रमुख उदाहरण है। और कृष्ण भक्ति को, वही कृष्ण भक्ति को इसमें प्रमुखता दी गई। ये पूरी जितनी भी चित्रकला हम डायनेस्टी वाइज पढ़ रहे हैं, सब में कृष्ण को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस शैली में स्थानीय वनस्पति के चित्र बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ के वृक्ष हुआ करते थे, जो फेमस वृक्ष है, उनको बताने का प्रयास किया। प्रकृति को, क्योंकि कृष्ण की बात कर रहे हैं तो कृष्ण प्रकृति प्रेमी है और मतलब उनको ईश्वर के रूप में वहां पर झलकाने का प्रयत्न किया। तो ईश्वर का तो कनेक्शन सबके साथ होता है, तो प्रकृति को भी वहां पर उनके तरीके से दर्शाने का प्रयास किया। कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोकल वनस्पति उनको वहां पर दर्शाया गया, भाई वहाँ की जो चीजें उनको वहां पर पेंटिंग्स में बनाया गया। और क्या बनाएंगे फिर वो, है ना। आप पहाड़ों की ओर चलते हैं तो हिमालय क्षेत्र में राज्यों में ये विकसित हुई है, पहाड़ी शैली के नाम से उजागर हो रहा है ये। 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में आप देखेंगे कि ये चित्रकला मुख्य रूप से विकसित हुई। चित्रकला की पहाड़ी शैली का विकास हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड राज्यों में है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से राजाओं के चित्रण को चित्रित किया जाता था। ठीक है, अब बसौली शैली, ये भी आपका जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले नगर में फेमस है। ये 17वीं से 18वीं शताब्दी में चित्रकला की शैली को विकसित किया गया। राजा कृपाल सिंह इसे संरक्षण प्रदान करते। तो किस राजा के द्वारा किस एरिया में किया गया, ठीक है, किस राजा के द्वारा किस एरिया में किया गया, किसके समय पे ये जो विकसित हुआ, उसको ध्यान रखना है। और क्या विशेषता इसमें है, बाकियों से क्या भिन्न है, ये चीजें ध्यान रखनी है। इसकी शैली के जो अधिकांश जो चित्र होते हैं वो मुख्यतः आयताकार आधार पर बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, याद रखना है। देवीदास इस शैली के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने राधा कृष्ण प्रेम प्रसंगों, राधा की लीलाओं और राजाओं के अधिकांश चित्र भी निर्मित किए। तो राजाओं के चित्र भी निर्मित किए और जो है राधा कृष्ण की लीलाओं को भी वर्णित किया गया। किस तरह से, देखिए, इन्होंने कृष्ण को सांवला दिखाया, राधा को गोरा दिखाया। और ये लोग जो अलंकरण के लिए जो श्रृंगार करते थे, जो ज्वेलरी का जो प्रयोग करते थे, वो देखिए किस तरह से मोतियों का दर्शाने के लिए व्हाइट रंग का प्रयोग करते थे। और मोस्टली ये जितने भी रंगों का प्रयोग किया वो सब वनस्पतिक रूप से, खनिजों से प्राप्त किए गए रंग हैं। ये वैसे नहीं है आर्टिफिशियल, इनको प्रकृति के द्वारा जो है बनाया गया है, तब इसमें चित्रण किया गया है। कांगड़ा शैली ये आपका 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध में हुआ था। राजा गोवर्धन सिंह इस शैली को संरक्षण प्रदान करते हैं।
इन चित्रकलाओं का श्रेय जो है वो नैनसुख परिवार को जाता है। ठीक है, राजा रणजीत सिंह कांगड़ा शैली के कलाकारों को अपने दरबार में प्रवेश दिया करते। गीत गोविंद, भगवत पुराण, सतसई और नल दमयंती इस चित्रकला के लोकप्रिय विषय रहे हैं। सतसई में भी 12 माह का समूह का इसमें वर्णन किया गया है। मतलब जो 12 माह का मतलब 12 मंथ्स का जो वर्णन किया गया है चित्रकला में, उससे वो इंसान की जो है हर परिस्थितियों को मौसम के अनुसार जो उनकी परिस्थितियां, जैसे उसको मौसम रूपी परिस्थितियों को दर्शाने का प्रयास किया। जैसे बरसात को तो कैसे वियोग में व्यक्ति है, व्याकुल है, रो रहा है। बसंत को तो हर्षोल्लास को दिखाया गया है। तो 12 मास जो समूह है वो मनुष्य की भावनाओं पर 12 महीने के प्रभाव को आगे लाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर भी कृष्ण और राधा की चीजों को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं आधुनिक चित्रकला में, जैसे राजा रवि वर्मा बहुत फेमस है। अगर आपने इनकी मूवी देखी होगी तो बहुत ही मार्मिक जो है चित्रण बनाते हैं। और इन्होंने देखेंगे कि देवी देवताओं को एक स्वरूप प्रदान किया था, तो वो उसका काफी विरोध भी किया गया था, लेकिन काफी अच्छी मूवी है, तो कभी मौका मिले तो देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं 19वीं 18वीं सदी में आधुनिक चित्रकला का विकास हुआ, जिसे ब्रिटिशर्स, अब भाई ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने इसको संरक्षण देना शुरू किया, जिसमें सोशल लाइफ, लोकप्रिय पर्व हो गए, मुगल कालीन स्मारकों को आधार बनाकर इस चित्रकला को निर्मित किया गया था। तो उस समय की सोशल लाइफ क्या थी, जो जो लोकल जो फेस्टिवल्स होते थे उनको यहाँ पर दिया गया, मुगल कालीन स्मारकों को आधार बनाकर यहाँ पर चित्रकला को निर्मित किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में 3 कला स्कूल स्थापित किए गए थे। इसमें राजा रवि वर्मा का भी नाम आपको बीच में देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं केरल के राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी, विषय वस्तु में बड़े पैमाने पर चेंजेस किए थे। साथ ही इन्होंने सोशल और मिथकीय विषय वस्तु पर आधारित जो है तैल चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय थे। तो इन्होंने जो है लोगों को भगवान के साथ कनेक्ट करने के लिए उनका स्वरूप देना शुरू कर दिया। स्त्री स्वरूप में उन्होंने वहां पर चित्रण बनाना शुरू कर दिया, लक्ष्मी को स्वरूपित करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्पेशली स्त्रियों पर आधारित इन्होंने काफी बहुत ही खुले तरीके से इन्होंने जो है चित्रों का वर्णन किया। आप जाके नेट पे देखेंगे तो बहुत ही स्पष्ट, मतलब लोगों ने इसे अलग तरीके से देखने का प्रयत्न किया है, लेकिन आप इसके पीछे का जो एक मंशा देखेंगे और जो चित्रकारी के पीछे का जो उसका जो अवधारणा है उसको अगर समझेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लोगों का नजर में तो खजुराहो के मंदिर भी वो तौबा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, अविंद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल आधुनिक चित्रकला के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग, ऐसा लग रहा है जैसे अभी स्त्री बाहर आके ही बात करना शुरू कर देगी। तो इतना भावनात्मक रूप से, इतना सत्यता को उन्होंने प्रकट किया है। औपनिवेशिक काल में विकसित इस चित्रकला शैली में भारतीय, मुगल और राजपूत शैली का समन्वय देखने को मिलता है। तीनों का मिश्रण अब यहाँ पर देखने को मिलने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद जल रंगों का प्रयोग किया, छाया प्रभाव मतलब प्रयोग किया, रेखीय परिप्रेक्ष्य में चित्रकला में प्रयोग किया। कोलकाता, पटना, वाराणसी, दिल्ली, तंजौर, चेन्नई में शैली के रूप में काफी हद तक कई कई जगह पर ये विकसित होना शुरू हो गई। लॉर्ड इम्पी रिचर्ड वेल्सले ने इस कला को चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, गुलाम अली खान इस चित्रकला शैली के काफी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। तो नाम अगर याद रख पाए तो देख लीजिएगा एक दो बार। ठीक है, ये देखिए कुछ पिक्चर्स यहाँ पर कैसे उनके शासनकाल में दरबार में कैसे दिखाया गया, सामाजिक जीवन को यहाँ पर दर्शाने का, मुगलों का भी, कुछ राजपूत शैली को भी यहाँ पर लिया गया। तो अलग अलग शैलियों का यहाँ पर मिश्रण भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर जैसे अब लोक क्षेत्र में तो फोक जो चित्रकलाएं थी, जैसे मधुबनी बहुत फेमस है आपके मिथिला में, तो ग्रामीण महिला के द्वारा चित्रकारी की जाती है। मैंने इस पेंटिंग के बारे में सुना था, देखा था, ट्रेन्स पर भी पिक्चर्स देखी थी, लेकिन जब मैं एक बार ट्रेड फेयर गई थी, दिल्ली में जो ट्रेड फेयर लगता है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। तो वहां पर जब मैं गई तो मैंने वहां पर जो इन लोगों को मतलब इसमें अवार्ड से नवाजा गया है, इनको सम्मानित किया गया है, वो लोग जब वहां बना रहे थे तो वाकई बहुत मेहनत का काम है इसमें। मतलब मधुबनी पेंटिंग में बहुत बारीकी से चीजों का ध्यान रखा जाता है, और उनकी पेंटिंग्स भी बहुत एक्सपेंसिव थी, और क्यों ना हो, क्योंकि उसमें मेहनत भी उससे 4 गुना लगी हुई है। तो कभी मौका मिले तो जैसे ट्रेड फेयर जैसी जगह हो गई, यहाँ पर जरूर विजिट किया करिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो। लेकिन आधुनिक रूप से कपड़ों पर इसे दीवारों और कागजों पर भी निर्मित किया गया है। डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 1934 में बिहार में भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को देखा था। उस समय पता चला निर्मित चित्र सांकेतिक होते हैं, जैसे मछली सौभाग्य का, ठीक है, जनन क्षमता का घोतक होता है, तो इसमें मछली इत्यादि को दर्शाया गया। तो उसके प्रतीक के पीछे का कारण क्या होता है याद रखिएगा। पीसीएस वगैरह में ऐसे प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं। इसका त्योहारों, जन्म, विवाह जैसे शुभ अवसरों पर चित्रकला को निर्मित किया जाता है।
मिट्टी और गोबर से लेप कर निर्मित आधार एक बेस बनाया जाता है इससे, जिस पर चावल की लेई और वनस्पति रंगों का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। जगदम्बा देवी, जी बुआ देवी, भाती दयाल, गंगा देवी, सीता देवी, ये सब चित्रकला के प्रमुख कलाकार हैं। उसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो आपके करंट से संबंधित हो गया तो इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ये मैंने लक्ष्य की सीरीज में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है। अब यहाँ पर कलमकारी चित्रकला, तो ये भी विजयनगर के राजाओं के द्वारा संरक्षण दिया गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना की प्रमुख चित्रकला है। ठीक है। इसमें कपड़ों पर हाथों से और ब्लॉक से वनस्पति रंगों के द्वारा चित्र बनाया जाता है। इसमें पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे। तो ये साड़ियां भी बड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि इसमें जो है मैन मेड जो वर्क है ना बहुत ज्यादा बढ़ता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितनी बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है इन चीजों को बनाने के लिए। ठीक है। इसमें सब्जियों के रंगों का वैसे ही जैसे प्राचीन समय पे होता था, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, इसमें भी फिर धीरे धीरे देखने को मिलता है कि प्राकृतिक रंगों का और सब्जी के रंगों का प्रयोग या फिर वनस्पति के उस चीजों का प्रयोग करके रंग बनाए जाते थे। हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरित है पूरी तरह से। यहाँ पर पिक्चर्स में भी आप देख पा रहे होंगे। श्री सुब्रमण्यम कलमकारी चित्रकला के प्रमुख कलाकार रहे हैं। तो इनके कलाकार कौन थे वो देख ले सकते हैं आप। इसके बाद कालीघाट चित्रकला, ये चित्रकला का विकास 19th सेंचुरी में हुआ। कोलकाता में कालीघाट नामक स्थान पर इसका हुआ। ग्रामीण प्रवासियों के द्वारा इस चित्रकला को, जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, वो जो प्रवासी हैं, जो आए हैं, मतलब उनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस चित्रकला में गिलहरी के बालों से जो ब्रश बनाए जाते हैं, गिलहरी के बालों से, लेकिन आजकल तो मुझे लगता है इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि अभी क्या है कि काफी सारे पशु पक्षी और इस तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उनका अवैध शिकार होने लगा है, तो जिसके कारण इसको बैन है। और जल रंगों का भी प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं को आधार बनाकर इस चित्रकला में निर्माण किया जाता था। इसमें प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो महिलाओं के रोमांटिक चित्रण और व्यंग चित्रकलाओं को भी यहाँ पर निर्मित किया गया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है। इसका थीम ध्यान रखना है। थांगता चित्रकला, ये सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, सिक्किम की बात करते हैं। बौद्ध धर्म, देखिए जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात आती है वहां बौद्धिज्म की बात आने लगती है। उच्चतम सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया गया है। सूती कैनवास को यहाँ पर बेस बनाकर इस चित्रकला को निर्मित किया जाता था, जिसमें वनस्पति रंगों के साथ साथ खनिज रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से कैनवास पे इन चित्रों को बनाया जाता है, स्पेशली बौद्ध धर्म को मद्देनजर रखते हुए। आइए अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, उसको हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर सुप्रसिद्ध चित्र वणीथणी, अभी हमने देखा राजस्थान की है, तो किस शैली का है ये? तो आपका ऑप्शन है इसमें बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा, ये सब राजस्थान की बात करें, पर एक्चुअल में ये किशनगढ़ शैली से संबंधित। ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीसियस में भी पूछे गए हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो उसको भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी। लक्ष्य वाली सीरीज में भी थोड़ा देखा है हमने, ट्रिपल आर की भी सीरीज में देखा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज हमने जो चित्रकला है, आप देखेंगे चित्रकला के पार्ट 1, चित्रकला का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और पार्ट 3 आज हमने यहाँ कवर कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, और फिर इसके बाद 1-2 लेक्चर्स हमारे रह गए हैं, बस वो कंप्लीट होते ही सीधे कुछ लेक्चर्स में हम मेंस के आंसर राइटिंग को डिस्कस करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है वो आप तभी समझ पाएंगे जब आपने सारे लेक्चर्स को समझा होगा, पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे। नहीं किया है तो जाके फिर से देख लीजिए, कोई छूटा है लेक्चर तो उसे डिस्कस कर लीजिए, उस पर थोड़ा सा मंथन कर लीजिए, वो सब चीज़ें देखिए। और हाँ, मंथन से याद आया, जैसे ऑडियो मंथन का एक प्रोग्राम आता है जिसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो क्या आप उसे सुनते हैं? क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में वो ऑडियो मंथन हमारे ही चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है। ऑडियो मंथन आपको हिंदी में, हिंदी चैनल पर स्टडी IQ के हिंदी आईएएस चैनल पर आपको मिलेगा, जिसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वो। तो जो लोग अभी पेपर नहीं भी दे रहे हैं वो भी इससे नोट्स बना सकते हैं। उसमें जीएस पेपर के जितने भी पेपर हैं उन सबसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां पर उसको एलोपरेट किया जाता है बहुत बेहतर तरीके से। तो जरूर सुनिए। जल्द मिलते हैं एक और नए लेक्चर में नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए सारा रिवाइज करिए, अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।